नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून निवासी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए की धनराशि दान की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर ये चेक सौंपा। ये सहयोग का दैवीय आपदाओं से प्रभावित गरीब एवं वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ब्रिगेडियर जोशी की इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनकी पुत्री शानू जोशी भी मौजूद रही। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के पेंटागन मॉल स्थित सिनेमा घर में आज उस समय एक विशेष माहौल देखने को मिला जब संत समाज फिल्म गौदान देखने के लिए पहुंचा। फिल्म के माध्यम से गौमाता के महत्व और सनातन परंपरा में गोदान की महिमा को दर्शाया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। आपने देखा होगा गौदान एक नई फिल्म बनी हुई है और इससे ऐसी फिल्म है कि मैं समझता हूँ कि एक बार, दो बार नहीं, 10 बार भी आप देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है गाय जो है, जिस गाय को हम समझते हैं गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। 14 रत्नों में से एक रत्न गाय है और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी भारतीय है सब जो है गौ माता कहते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको भी दूध चाहिए। किसका दूध चाहिए? गाय का दूध चाहिए। जब हमारा संस्कार होता है, यज्ञ पवित्र आता है, उसमें भी हमें जैसे माँ का दूध होता है वैसे गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है। और जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं उस समय आपने देखा होगा गौदान किया जाता है। जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जिसने ज्यादा पाप किए होते हैं, वो मृत्यु शैया पे वो तड़पता रहता है। जब उसको गौदान किया जाता है तो ऐसा माना गया उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। देखिए, गाय हमारी माँ है और ये हमें यहाँ ही नहीं, ये हमें परलोक भी लेकर के जाती है। ऐसा माना गया जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, बेतरनी नदी एक होती है। बेतरनी पार कौन कराती है? जो मृत्यु के समय जो गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान करते हैं, उनको जो है बेतरनी नदी वो पार करते हैं, वही लोग बैकुंठ में वास करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है और इस समय हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि गौ माता को जो है राजमाता का दर्जा दिया जाए और आने वाले समय में बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और बहुत उधर आपको बता दें कि देहरादून में एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने भीष्म थिंक टैंक के उद्घाटन का उद्घोष किया। राज्यपाल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि देहरादून में भीष्म नामक ये मंच शुरू हो रहा है और ये जो ये थिंक टैंक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और धारणा आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज उत्तराखंड के देहरादून के अंदर में एक ऐसे मंच का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम भीष्म है। इस एक्रोनिम को आप बढ़ाकर देखेंगे तो ये भारत हिमालयन स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच है। ये एक ऐसा थिंक टैंक होगा जो पूरे भारत के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ पर 2 सरहदें हैं, 2 बॉर्डर्स हैं और ये धरती सदा से ही, हिमालय की धरती ने हमको राष्ट्र की सुरक्षा का सबक सिखाया है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब ने बहुत सुंदर तरीके से इनिशिएटिव लिया और आज इस वक्त इस शुभारंभ के लिए हमारे CDS साहब उत्तराखंड के ही जनरल अनिल चौहान जी ने आज इसमें हिस्सा लिया और मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं कि इस विचार को जिस प्रकार आज ज़मीन पे उतारा गया है इसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है, गाइडेंस है। हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है कि हम इस थिंक टैंक के अंदर में किस किस विषय को जोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर में 78 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लवासना।
उधर आपको बता दें कि देहरादून में दिन दहाड़े सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर से शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध जगत की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिम से नीचे उतरते समय अज्ञात हमलावरों ने विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना सुबह लगभग 10 से सवा 10 बजे के बीच पुलिस को मिली। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, जिसमें से एक बाइक पर आगे मौजूद था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। 10 से सवा 10 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर विक्रम शर्मा जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो जिम से नीचे आ रहे थे तो उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। संभवतः एक व्यक्ति कोई बाइक में था जो आगे था, जो जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। विक्रम शर्मा जी को जो अस्पताल ले गए तो वहाँ इनकी डेथ हो गई थी। इनके संबंध में जानकारी की गई, पता चला इन पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और ये झारखंड के गैंगस्टर भी हैं और बहुत सारे इनके जो हो सकता है कि झारखंड से रिलेटेड कोई रंजिश, क्योंकि जिस तरह से 50 से ज्यादा मुकदमे है, 120 करीब मर्डर के मुकदमे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि कोई गैंग वार के रूप में या कोई ऐसी रंजिश हुई हो जिसके कारण घटनाक्रम हुआ। तो समस्त चीजों की जानकारी की जा रही है। इसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की 10वीं टीमें लगाई गई हमारी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आगे इस तरीके की आपराधिक घटना को? देखिए, जिस तरह का प्रोफाइल पता चला, क्योंकि अब एक विक्टिम है, उनकी डेथ हुई है और दुखद है, बट जिस तरह से उनका क्राइम रिकॉर्ड पता चला है और झारखंड पुलिस से संपर्क किया गया तो बताया गया कि इन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं और भी चीजें जानकारी की गई है। तो क्या पता कि उनका कहीं इस तरह से कोई गैंग वार से रिलेटेड हो या कोई पारिवारिक रंजिश हो या अन्य कोई रंजिश हो, क्योंकि जब इतने मुकदमे होते हैं तो रंजिश होना स्वाभाविक है। इस एंगल पे काम कर रहा है। सर, क्या उधर आपको बता दें, देहरादून में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि लगातार सामने आ रही घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है, लेकिन सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। वाकई बहुत दुखद है और दिख भी रहा है कि सीरियल में जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू कभी कहीं और कभी कहीं इस तरह की घटनाएं सुनने को भी मिल रही है और दिखाई भी दे रही है। वाकई ये दुखद तो है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सबके साथ बैठक भी की है और उनको सख्ताई से कहा है कि कानून का पालन करें, क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है उनके हाथ में सब कुछ होता है। वो जो चाहे कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो मुझे लगता है कि उनको कठोरता से उसका पालन करना चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को इस तरीके से वो लोग जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो अंजाम ना दे सके और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये दोबारा इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और पुलिस प्रशासन उन लोगों को पकड़ भी रहा है और उनको सजा दिलवाने का काम भी कर रहा है। पर कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है कि जागरूक होने की आवश्यकता है और ये जो एक छोटी और विकृत मानसिकता वाले जो लोग आ चुके हैं, जो किसी भी रिश्ते के ऊपर जो है भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये हर रिश्तों को जो तार तार करने का काम उनकी सोच में आ चुका है, इसको बदलने की आवश्यकता है। समाज को भी मुझे लगता है जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, पर हमें भी यहाँ पर इस वक्त जागरूक होने की आवश्यकता है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य में विधानसभा सत्र हर बार अल्पकाल का होता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है। उनका आरोप है कि सोमवार को मुख्यमंत्री के जवाब का दिन होने के बावजूद उसे सत्र में शामिल नहीं किया जाता और कांग्रेस ने मांग की है कि इस बार विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। देखिए, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से और हम लोगों ने उसमें मांग करी है कि जिस तरीके से जो हमारा सत्र होता है वो सत्र की जो समयावधि होती है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। सोमवार का दिन जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री के लिए आहूत होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन भी सत्र में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी माननीय विधायक जो चुने जाते हैं उनकी जो समस्याएं होती है, जनता की समस्याएं होती है, उनका निवारण नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 3 दिन सत्र में स्वयं बैठें और जो सोमवार का दिन उनके लिए आहूत किया जाता है इसमें 2 दिन और बढ़ाए जाएं। 3 दिन वो सत्र में बैठें और सत्र में जिसे कहते हैं जो हमारे जनता से जुड़े हुए प्रश्न हमारे माननीय विधायकगण उठाते हैं उनका कहीं ना कहीं पर समाधान होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पर वन्य जीवों का हमला, कहीं महिलाओं पर अत्याचार और कहीं पर भ्रष्टाचार
और कहीं पर अपने लोगों को रेबड़ियों की तरह जिसे कहते हैं कि पैसों की बंदरबांट जो हो रही है इस राज्य में, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यही बात है। उधर आपको बता दें कि लक्सर में ट्रक यूनियन द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे में शिव भक्तों के लिए भोजन, जलपान और रहने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां पर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। भंडारे में श्रद्धालुओं ने भी ट्रक यूनियन की व्यवस्था और सेवा भावना की सराहना की। 33 वर्षों से हम इसका आयोजन कर रहे हैं और हमारी संस्था का गठन हुए भी 33 वर्ष हो गए हैं और लगातार 33 वर्षों से हम कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हमारे ट्रक यूनियन के सभी मेंबर और ड्राइवर, क्लीनर जो भी होते हैं, सभी सेवा भाव से सहयोग करते हैं और सेवा करते हैं। पिछले 33-34 साल से लगातार चल रहा है। ये शिवरात्रि से 4 दिन पहले हम लगा लेते हैं और दिन रात 24 घंटे भक्तों की सेवा में रहते हैं। हर चीज, खाना पीना, दवाई, रहना, रात की व्यवस्था, सब ट्रक यूनियन सेवा में तत्पर रहती है। मेरा गांव एची खुर्द, नाम लीले सिंह और एची खुर्द के संगर का मैं गुरु हूँ। यहाँ से हरिद्वार से जाने के में हमें 3 दिन लगेंगे, 2 रात। और हमारी मन्नत जो है सभी की पूरी होती है। हमारे कांवर जो संगर के भोले हैं और बड़ा आनंद आता है कांवर में चलने के लिए। और कोई बोलना? 6 बार से मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अब के मैं फिरोजपुर मंदिर पर दूसरा जल चढ़ा रहा हूँ। अभिभूत हूँ जो लक्सर ट्रक यूनियन ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, हमारे शिव भक्तों का सम्मान किया है। देखिए, शिव जी तो भोले हैं, भोले तो एक फूल से प्रसन्न हो जाए, नहीं तो दुनिया की दौलत डाल दो तांडव कर दें। तो हमारे जो भोले आ रहे हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर में इनका आने पे बहुत स्वागत करता हूँ। मैं मेरठ जिले के एक एची खुर्द गाँव से आया है और मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और मेरे पूज्य गुरु जी शील उपाध्याय और सोधान गुरु जी, ठीक है ना। ये प्रथा हमारे काफी समय से, मेरे जन्म से पहले चली। हमारे बड़े गुरु जी, डाली गुरु जी थे, वो काफी समय से मतलब संगर को जोड़ के आते हैं और जिसकी अपनी मनसा होती है, वो अपने मनसा के लिए अपने भोले बाबा से जो प्रार्थना करता है वो पूरी करता है और फिर हम वो जल चढ़ा देता है। पिछले 33 साल से लक्सर ट्रक यूनियन भंडारा करती आ रही है और इसमें इनका खाने पीने का, आराम का, दवाइयों का, हर तरह का प्रबंध और भी सामाजिक कार्य ट्रक यूनियन के द्वारा होते रहे। सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं और सारे मोटर मालिक सब इनकी दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए हैं। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे व्यापार मंडल भवाली के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पांडे ने बताया कि भवाली में कुछ दिनों पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ सामुदायिक विशेष के युवक द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब ऐसे में वे पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 2027 महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने का प्रण लिया है। इसी क्रम में आज शहरी विकास सचिव नीतीश झा हरिद्वार पहुंचे और आते ही उन्होंने सीसीआर टावर में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। बता दें आपको कि उसके बाद वे हर की पैड़ी क्षेत्र पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने सारी तैयारियों का डेमो दिया। मेला आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आगे देख रहे हैं। ये तैयारियां जो हमने अभी तक देखा, ये तैयारियां समझते हैं, हम लोग करते हैं कि काफी अच्छा कुंभ हो और बहुत अच्छा एक धार्मिक अनुभव। सर, इसमें कोई आशंका अभी नहीं है। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए हम उचित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर में दरअसल मादक दवाओं के अवैध खेल पर प्रशासन ने बड़ा प्रहार किया है। बता दें आपको कि सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत
क्यूआरटी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप और साथ ही अन्य स्वापक दवाओं के रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। सराय रोड स्थित वैभव मेडिकोज और आर्यनगर के कुमार केमिस्ट को संचालन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की जो संस्तुति है वो की गई, जबकि 4 अन्य फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी हमारी क्यूआरटी की टीम भी जो गठित करके जो अपर आयुक्त द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का सत्यापन किया जाए और जो होलसेलर हैं जो अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं उसके बाद विभाग को कोई सूचना नहीं देते, और ऐसे कई और मेडिकल भी हैं जिनमें जो है नारकोटिक दवाइयों का जो क्रय विक्रय है वो अनैतिक तरीके से किया जा रहा है, और जो है उस चीज़ पे कंट्रोल करना और उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करना है। जब भी कोई नारकोटिक दवाइयाँ बेची जाएँ तो उनका क्रय विक्रय जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से मेंटेन किया जाए, ताकि जो है जो दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। अगर कोई भी मेडिकल स्वामी अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देता है और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है तो उन दुकानों पर सख्त कार्रवाई होगी और लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। मेडिकल हाँ, कल ज्वालापुर में कम से कम 7-8 मेडिकल चेक किए गए थे, जिनमें से 2 मेडिकल बंद किए गए क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड हमें प्रस्तुत नहीं किया गया। उधर आपको बता दें, हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के फाउंड्री गेट पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियनों ने 4 नई श्रम संहिताओं को रद्द करने और BHEL के 5% शेयर बेचने जाने के फैसले का विरोध जताया। नेताओं ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह घोषित करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई है। बता दें आपको कि ये प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे उनको लेकर जो श्रम कानूनों में परिवर्तन करके 4 श्रम कोड बनाए गए हैं वो पूरी तरह से मजदूरों के हित में, उसमें अधिकारों जो मजदूरों के अधिकार है पूरी तरह से समाप्त कर दे रहे और वो पूरी तरह से इंडस्ट्री के जो मालिक है उनके हित में बनाए गए। उसमें हमारे ड्यूटी के घंटे जो आज 8 होते थे, बड़ी मेहनत के बाद 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित की गई थी, वो 8 से 12 घंटे तक भी मालिक ड्यूटी ले सकता है। हमारा PF 12% कटता था, वो 12% जो हमारा कटता था इतना ही कंपनी उसमें जमा करती थी। आज वो 12 से घटाकर 10 हो गया। सीधा सीधा वर्कर को मेरे नुकसान है। यहाँ तक कि हम नई ट्रेड यूनियन तक नहीं बना सकते, अगर किसी तरह बना भी लिए तो उसे निरस्त करने का अधिकार भी कंपनी मालिक को होगा। इस तरह के तमाम जो बिंदु है आज हमारे सामने जो ये समस्या खड़ी कर दी है, इस तरह से हमें बांध के रख दिया गया, तो हमारे पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर आपको बता दें कि बाजपुर में पत्रकार विमल भारती की ओर से पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाने के बाद क्षेत्र अधिकारी दरअसल विभव सैनी ने प्रेस वार्ता कर पुलिस का पक्ष रखा। उन्होंने आरोप को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि PWD की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान अभद्रता की शिकायत पर महिला अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दूसरे जिले के अधिकारी कर रहे हैं। उधर देहरादून के दून अस्पताल में बढ़ती OPD को देखते हुए अब मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। बता दें आपको कि अब रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग सैंपल कलेक्शन और साथ ही रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे कि लोगों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक OPD हो रही है और आम लोगों की रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए हेल्दी पार्ट जो हार्ट और एग्जीक्यूटिव पैकेज और साथ ही एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की OPD रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की OPD हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में
अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में ई रिक्शाओं का सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने सभी ई रिक्शा चालकों को नोटिस जारी कर 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए उपस्थित होने को कहा है। पुलिस सत्यापन के बाद वाहनों पर स्टिकर चस्पा किए जाएगा और चालकों को पहचान पत्र जारी होंगे। स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्यापन के बिना किसी भी ई रिक्शा को सड़क पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देशानुसार हम ई रिक्शाओं को नोटिस दी जा रही है, जिससे कि वे अपने ARTO ऑफिस कार्यालय में हरिद्वार कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और रूट वाइज गाड़ियां चलेंगी और उनको कलर भी दिया जाएगा गाड़ियों को। और ये महोदय का इसलिए किया जा रहा है ARTO महोदय के अनुसार कि जिससे कि हमारी यातायात व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल सके और कभी यात्रियों को भी कोई दिक्कत ना आए। क्या पूरे जनपद में चलाया जा रहा है अभियान? पूरे हरिद्वार के जनपद में चलाया जा रहा है। हरिद्वार शहर में शिवालिक नगर, कनखल, जगजीतपुर, लक्सर रोड, बहादुराबाद, ये सब पूरे हरिद्वार शहर की जितने भी ई रिक्शा है, ऑटो है, ये सब उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे ARTO ऑफिस में जाकर और उनको रूट मिलेंगे और उनको कलर मिलेंगे और वे अपने रूट निर्धारित रूट पे ही चलेंगे। कोई कार्रवाई हुई अभी तक कार्रवाई भी उनके चलान नहीं किए जा रहे, पर ARTO महोदय के निर्देशानुसार हम उनको समझा रहे हैं कि अपना ये कार्य पूरे करें, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों के बदले गए कप्तान। बड़ी खबर आ रही है, देहरादून के SSP हटाए गए हैं। SSP परमेंद्र डोभाल को मिली कमान। गृह विभाग ने 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए यह बदलाव जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों के बदले गए कप्तान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून के SSP हटाए गए हैं। जानकारी आपको दे दें, SSP परमेंद्र डोभाल को कमान जो है वो सौंपी गई है। गृह विभाग ने 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए ये बदलाव जो है वो किया गया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। बड़ा फेरबदल उत्तराखंड पुलिस महकमे में। देहरादून के SSP हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी। SSP परमेंद्र डोभाल को कमान जो है वो सौंपी गई है और गृह विभाग के 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए ये बदलाव जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। देहरादून समेत कई जिलों के जो पुलिस कप्तान है वो बदले गए हैं। देहरादून के SSP हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, SSP परमेंद्र डोभाल को कमान जो है वो सौंपी गई है। गृह विभाग ने 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।